हाँ भाई, देखना मैंने क्या बोला कि ये जो है क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु कठोर अम्ल होने की वजह से ये वरीयता किसको देंगी? कठोर क्षार जिसका केंद्र होगा। कठोर क्षार का मतलब क्या है? देखो, अयस्क के रूप में मिलना है तो अयस्क के रूप में हमें कार्बोनेट मिलते हैं, सल्फेट मिलते हैं। कार्बोनेट में आपको मिलेंगे CO3-2 टाइप के यौगिक जिसमें ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन होगा तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन ये क्या है? मृद प्रबल क्षार है। अगर ये प्रबल क्षार है तो ये वाली क्रिया किससे करेंगे? कार्बोनेट के साथ। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है कि जो कठोर अम्ल होते हैं वो तो अयस्क बनाते हैं कार्बोनेट के फॉर्म में, या फिर जिनमें ऑक्सीजन जिनका एक केंद्र होता है। और जो मृदु क्षार होते हैं, सॉरी, जो मृदु अम्ल होते हैं जिनमें कम संक्रमण का गुण पाया जाता है, यानी कि जिनमें ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टी है वो कम पाई जाती है, वो क्रिया करेंगे एक ऐसे क्षार से जिसका केंद्र होगा दुर्बल। और दुर्बल केंद्र किसका होता है? दुर्बल केंद्र होता है सल्फर, सल्फाइड जिसे कहते हो, जिसके केंद्र सल्फाइड, यानी कि इसके तो बनते हैं कार्बोनेट के रूप में अयस्क पाए जाते हैं और इसके बनते हैं सल्फाइड के रूप में। किसके रूप में? और अच्छा जरा मुझे बताओ, जो सीमावर्ती अम्ल होंगे वो सीमावर्ती अम्ल होंगे वो क्या करेंगे? वो ध्यान रखना, जैसे निकिल+2 है, सीमावर्ती अम्ल है। निकिल+2, लेड+2, ये सब सीमावर्ती अम्ल हैं जिनमें कठोरता और अम्लता दोनों के, सॉरी, हार्ड और सॉफ्ट दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, परिस्थितियों के अनुसार कार्बोनेट भी बनाएंगे और सल्फाइड भी बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला, देखो, एक एक डायग्राम से समझाती हूं मैं इसको, इसको याद रखोगे तो सब कुछ याद रहेगा। देखो, देखना ध्यान से। देखो, हाँ, क्या बोला मैंने? कठोर अम्ल वरीयता किसे देंगे? कठोर अम्ल वरीयता किसे देंगे भाई? या स्पेसिफाई कहा जाए समझ गए? ठीक है, ऑक्सीजन जिनका, अर्थात क्या मतलब हो गया? एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका मतलब हो गया कार्बोनेट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। अभी देखे हमने Al2O3, Ca2O3, Ca2CO3, और जो भी ETC करके सारे एग्जाम्पल्स मेरे कॉपी में लिखे हुए हैं, नोट्स में। अच्छा, आप देखो, सेम मृदु अम्ल वरीयता किसे देंगे? मृदु क्षार को, यानी कि जिनका केंद्र सल्फर जैसे मृदु क्षार हो। समझ गए? यानी कि अगर मैं इसके रूप में एग्जाम्पल्स में बात करूं तो मैंने एग्जाम्पल्स के रूप में क्या हो गए? सल्फाइड मिलेंगे। जैसे आपने देखा अभी Ag2S, जिंक S, ये सब क्या हैं? और इसके विपरीत यहां देखो, जो सीमावर्ती अम्ल होंगे वो कुछ भी बना सकते हैं, कार्बोनेट भी और सल्फाइड भी। ये बना लो फटाफट। क्या नहीं समझ आ रहा संचिता? क्या नहीं समझ आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? क्या नहीं समझ में आ रहा? अरे भाई, इसमें क्या दिक्कत है? कठोर अम्ल वरीयता किसे देता है? स्टेबल यौगिक किसका बनता है? जो कठोर होगा, यानी कि कठोर अम्ल वरीयता देंगे कठोर क्षार को।
क्योंकि स्टेबल कंपाउंड बनेगा। कठोर क्षार का मतलब क्या हो गया? अब कठोर क्षार में मैंने जैसे इसलिए लगाया है कि ऑक्सीजन की बजाय आप ऑक्सीजन नहीं लेना चाह रहे हो तो कोई और ले लो, लेकिन होना कठोर चाहिए। अब जब ये यानी कि अयस्क के फॉर्म में, अच्छा इस हमें अयस्क के रूप में कौन चीज मिलती है? जो स्थायी होंगी। और स्थायी कौन होंगी? जो हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट से मिलेंगी। समझ में आया? हार्ड हार्ड से क्रिया करके हमें अयस्क के रूप में, ये अयस्क है जो हम देखते हैं कि ये, मेरे कहने का मतलब ये हमें प्रकृति में क्यों मिलते हैं, इसका कारण है ये कि ये कठोर एल्यूमिनियम चूंकि हम जानते हैं कि कठोर है, और ऑक्सीजन जो है वो मेरा कठोर क्षार है, तो ये दोनों बंधन में वरीयता देंगे एक दूसरे को, और वरीयता देंगे तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अयस्क के रूप में ये मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इसके विपरीत आप मृदु अम्ल की बात करोगे तो वो मृदु क्षार को वरीयता देगा। मृदु क्षार याद करो, सल्फाइड। अरे भाई ये अयस्क हैं, ये अयस्क हमें मिलते हैं, ऐसे सेम ये अयस्क मुझे मिलते हैं। अगर सिल्वर अगर मृदु है तो इसके साथ मृदु ही तो क्रिया करेगा, और सीमावर्ती होंगे वो दोनों ही बना रहे। इससे ये टफ लग रही, ये समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा पूजा? इसमें क्या है समझने लायक? इसमें तो कुछ भी नहीं है समझने लायक। मैंने तो ये अपनी तरफ से इसको और एक्सप्लेन किया है, एलोबरेट किया है, और अगर मैं इसे डायरेक्ट लिखवा देती तो ज्यादा प्रसन्न रहते आप। इसमें है क्या? हाँ भाई, बताओ आप में से कोई ऐसा है जो इसमें कुछ, इसमें से कुछ अटपटा लग रहा है आपको क्या? हाँ, इसमें नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसे ये कह जाए। अब तक जो चीज नहीं समझने की थी वो तो आपने समझ ली, और जो चीज समझने के लिए है वो चीज नहीं आ रही समझ में। ये विश्वास नहीं होता मुझे कभी कभी कि आप लोग ऐसी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो जो सिंपल है बहुत। ये तो ऐसी चीजें हैं जो आपको टिप ऑफ टंग याद होनी चाहिए। इतना पढ़ा दिया मैंने, इतना पढ़ा दिया, इसके बाद में देखो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस में दिक्कत कहाँ आती है। यूनिट बहुत सरल है, बहुत सरल यूनिट, आपने पूरी पढ़ ली। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया होगा वो भी समझ में आ गया होगा कि हाँ ये चीज हम पढ़ के आए हैं। बस इसमें रीजन है कि हार्ड सॉफ्ट कैसे पहचानेंगे। तो ये चीजें मैंने आपको पर्टिकुलर एग्जांपल्स लिखा है ना, उन्हीं एग्जांपल्स में देख लो, और आपको प्रैक्टिस करते करते एहसास हो गया होगा कि जब एनसीएस और एससीएन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन सिरा कठोर होता है, जब एस की बात करते हैं तो एस दुर्बल सिरा होता है, जब आप बार बार सल्फेट सल्फाइड सल्फ यानी कि एस एस सल्फर 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 की बात कर रही हो तो वो मृदु है, आप ऑक्सीजन की बात कर रही हो तो क्षार है, जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं वो अम्ल हैं, जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं वो क्षार है। तो ऐसा कुछ है नहीं ना कि जिसमें मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगाऊं कि नहीं भाई ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई कि नहीं आई समझ में? आया नहीं आया? नहीं, मेरे मुझे ना तो मुझे ये दिखाना है आपको डांट रही हूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चीजों को कह रही हूँ कि ऐसी चीजों को टफ मत बनाओ जिनका कोई मीन नहीं है। मतलब टफ वो चीजें बनाई जाती हैं, तो कुछ जबरदस्ती कठिन तो सब कुछ है इस दुनिया में, लेकिन इस कठिन को सिंपल बनाने का काम आपका है। कि ये सिंपल बनाने के लिए ही हम आए हैं इस दुनिया में, कि हमको जो चीज़ें कठिन लगती हैं वो हमें उन्हें कितना सिंपल हम उन्हें बना सकते हैं, वो चीज़ है। अब वो तो डिपेंड करता है, अभी तक देखो आपने पूरी फिजिकल पढ़ ली, पूरी इनऑर्गेनिक भी खत्म होने वाली है। इनऑर्गेनिक में आपको लगा नहीं फिफ्थ यूनिट कितनी अजीब थी, फोर्थ यूनिट कितनी अजीब सी थी, ये फर्स्ट यूनिट जो पढ़ रही है कितनी अजीब है, सेकंड और थर्ड तो ठीक है। इसीलिए मैं इस इनऑर्गेनिक को थोड़ा अजीब बताती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों के हिसाब से ये टफ होनी चाहिए। पर जैसे जैसे मुझे लगता है कि भाई मैं अपनी नहीं, कोई भी ऐसी फैकल्टी जो आपको क्लियर कर पा रही है आपकी चीजें, वो ठीक है टीचर ना। अगर आपको प्रसन्न और संतुष्ट कर पा रहा है कोई फैकल्टी, तो देखो आपने कभी देखा होगा कि मेरे को बहुत हंसी आती है इन सब चीज़ों पे। आपने कभी सुना होगा कि मतलब हम कहीं जैसे किसी भी जॉब के लिए जा रहे होते हैं टीचिंग लाइन में, तो हमसे कहा जाता है कि मैडम डेमो दे के देखना पड़ेगा। जब मैं लास्ट ईयर मैंने जेके कॉलेज ज्वाइन किया था, मुझे अच्छे से ध्यान है, मुझे थर्ड ईयर बायो दी गई थी पहले दिन, और मैंने एक थर्ड ईयर बायो ली थी, एक सेकेंड ईयर बायो की क्लास ली थी। यहाँ बच्चे होंगे सेकेंड ईयर बायो के, तो थर्ड ईयर बायो की क्लास लेने के बाद में मुझे अच्छे से ध्यान है कि मुझे कहा गया कि डेमो लेना है आपको। ठीक है, एक बार आप डेमो दे दो, फिर उसका बच्चों को पसंद आएगा तो। मैंने बोला, मेरे दिमाग में उसी पल एक चीज आई कि
एक क्लास के अंदर जो कि 45 मिनट से लेकर 50 मिनट तक की होती है, उस क्लास में क्या आप एक ऐसी फैकल्टी जो आपसे ज्यादा अनुभव रखती है और आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, क्या उसे 1 घंटे में आप कर पाएंगे, पहचान पाएंगे? कि आप सोच पाओगे कि ये अच्छा है कि बुरा है? केवल एक वो दिखने में कैसी है, दिखने में कैसा है, उसके खड़े रहने का स्टाइल क्या है, उसके बोलने का स्टाइल क्या है, इन सब चीजों से केवल और केवल उसके भारी दिखावे के बारे में पता चलता है ना। और जो ऊपरी, जो मतलब अंदर से टैलेंटेड होते हैं ना, उनकी टैलेंट एक दिन में आप कभी देख नहीं सकते। 50 मिनट की क्लास में आप किसी टीचर को मेजर नहीं कर सकते कि आप कितने पढ़े लिखे हो और कितना नहीं आता है आपको। धीरे धीरे करके अनुभव हो जाता है। हम, हाँ, आप जैसे 10 12 क्लास 15 क्लास हो गई तो आप पता लगा पाओगे कि हाँ ये फैकल्टी सही नहीं है, या ये फैकल्टी आप मतलब कह देते हो कि नहीं ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं या ये अच्छा नहीं पढ़ाती हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के बड़ा ही मतलब बहुत अजीब लगता है मुझे कि एक टीचर जो डेमो, पर ये एक परंपरा चली आ रही है, ये परंपरा को हम भी फॉलो कर रहे हैं और उनकी भी गलती नहीं है कि बच्चे अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बच्चे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? टीचर को टीचर होने के लिए दो चीजें अनिवार्य हैं। सबसे पहली बात तो वो उसका बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा है। अगर वो बच्चों के प्रति बिल्कुल नॉर्मल बिहेव रखते हैं टीचर, तो वो बेस्ट टीचर है। एक एटीट्यूड होता है, आपने देखा होगा, एक एटीट्यूड होता है कि नहीं भाई हम किसी फैकल्टी, मैंने देखी काफ़ी सारी, आते हैं स्टाइल मारने आएंगे चले जाते हैं, होते हैं बच्चे भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत अजीब सी होती जा रही है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। समय रहते रहते कंपटीशन और बढ़ेगा, क्योंकि लोग अब टैलेंटेड होने लगे हैं, खुद को क्या है कि समझने लगे हैं कि हम ही हैं जो भी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकती हैं। अगला जो टॉपिक है, धातु उत्प्रेरकों का विषांकलन। विषांकलन का मतलब क्या है? देखो, याद करो, याद होगा प्लेटिनम और पैलेडियम। ध्यान से समझना, मैं प्लस चार्ज की बात नहीं कर रही हूं। अगर आप ये प्लस चार्ज लगा दोगे तो ये हाड़ में बदल जाएंगे, लेकिन अगर इन पर प्लस चार्ज नहीं है तो ये ध्यान रखना ये मृदु अम्ल हैं। दोनों ही क्या हैं? ये सॉफ्ट एसिड हैं। क्या हैं? ये मृदु अम्ल हैं। और देखो, ये मृदु अम्ल होने के कारण ये मृदु लिगेंडों से क्रिया करेंगे, यानी कि मृदु क्षार के साथ क्रिया करेंगे। मृदु क्षार कैसे? जैसे फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, सल्फर, ये सब क्या है? मृदु क्षार हैं। क्या है? ये मृदु क्षार हैं। जैसे आपका पॉरीफीन, यानी कि पैलेडियम और प्लेटिनम मृदु क्षार होने की वजह से, ये मृदु लिगेंड या मृदु अम्ल होने की वजह से मृदु क्षारों को क्या करती हैं? बंधन में वरीयता देती हैं। और बंधन में वरीयता देकर ये सारे के सारे बहुत ज्यादा विषाक्त हैं। फॉस्फोरस बहुत ज्यादा विषाक्त है। अगर ये तो हटा दो, सल्फर ये नहीं है। फॉस्फोरस इतना ज्यादा विषाक्त है, अगर इसकी एक बूंद भी दे दी जाए ना तो वो लाखों करोड़ों लोगों को मार सकता है। तो क्या करता है? पैलेडियम और प्लेटिनम मृदु होने के कारण मृदु क्षार, फॉस्फोरस और सिनिक, जो ये बहुत मृदु क्षार है, इनके साथ एक प्रबल बंध बनाती हैं। प्रबल बंध बनाती हैं और ये खुद धातुएं क्या हो जाती हैं? विषाक्त हो जाती हैं, जहरीली। खुद धातुएं कैसी हो जाती हैं? ये खुद धातुएं विषाक्त हो जाती हैं। और ध्यान रखना, ये विषाक्त होने की वजह से अपनी ही कैटेगरी के लिगेंडों के साथ क्रिया करके मजबूत बंधन बना लेती हैं। कैसा बंधन? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के बाद में ये धातु जो होते हैं उनकी सतह पर अधिशोषित हो जाती है। क्या हो जाती हैं? अधिशोषित हो जाती हैं। अधिशोषित का मतलब क्या है? एक तो होता है अवशोषण, एक होता है अधिशोषण। अवशोषण का मतलब क्या है कि जैसे आपने इसमें पानी डाला और पानी डोलने के बाद में ये सतह के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। जैसे आपने पानी डाला, तेल डाला आपने, मान लो किसी इस पेपर पर, कॉपी के पेज पर तेल डाला, आपने देखा होगा कि उसका कलर चेंज हो जाता है।
यानी कि तेल को क्या किया, उस सतह ने अवशोषित किया है। और अधिशोषण का मतलब क्या है कि उस अवशोषण की प्रक्रिया के विपरीत जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अधिशोषण। तो होगा क्या कि मजबूत बंध बनाकर क्या करेंगी, धातुओं की सतह पर अधिशोषित हो जाती हैं और इन उत्प्रेरकों के जो सक्रिय स्थल होते हैं ये रह जाते हैं अवरुद्ध। क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं। इनके जो मतलब ये जो क्रिया करते हैं ना, ये क्रिया करते हैं, ये क्रिया करते हैं, तो ये इनके साथ क्रिया करके, इनके साथ क्रिया करके इनके जो मार्ग है वो रुक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मार्ग रुक जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इनसे क्रिया करेंगे तो ये धातु जो है इसको अधिशोषित कर लेंगी। ये धातु इनको अधिशोषित कर लेती है और अधिशोषित करने के बाद में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगी तो इसके जो क्रिया के स्थल होंगे वो हो जाएंगे, रुक जाएंगे। क्या होंगे, यानी कि जो जो क्रिया खाली पड़े हुए हैं, जो जो रिक्त डी कक्षक होते हैं, रिक्त डी कक्षकों की वजह से इनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है और रिक्त डी कक्षक इनके आने की वजह से भर जाते हैं। और इनके आने की वजह से, भर जाने की वजह से क्या होता है, जो ये सक्रिय कर रहे होते हैं वहां से इनके स्थल क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। और ध्यान रखना, ये धातु उत्प्रेरक, ये जो उत्प्रेरक हैं ये कठोर क्षार के साथ क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि मृदु कठोर के साथ क्रिया क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मृदु है प्लेटिनम और प्लेडिडियम, और ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके ये क्या करती है कि ये इनके सक्रिय स्थल, यही तो कारण है कि ये जितना एज जैसा भरते हो वैसा कि वैसा निकल आती है बाहर। और अगर मानो ये निकल के नहीं आती, समझना, अगर ये निकल के नहीं आती तो फिर ये क्रिया करती, और क्रिया करते तो ये उत्प्रेरक कैसे बनती। तो इसका मतलब है कि ये उत्प्रेरक कैसे कर, यानी कि इन्हें उत्प्रेरक किस लिए कहा गया है, वो वाली चीज के बारे में मैं बात करी है कि उत्प्रेरक इन्हें क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है। अगला जो टॉपिक है इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसके बारे में मैं बता रही हूं आपको, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ये रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है यहाँ कुछ। देखो, रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहने का मतलब क्या है। देखो, अभिक्रियाएं हम मेन तो पढ़ते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक और एक होती है न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक होती है नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन न्यून अभिक्रियाएं होंगी, और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या हो गया, जिन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन से प्रेम रखती हैं। और इलेक्ट्रॉन से प्रेम कौन रखेंगे, जिन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। और जो न्यूक्लियोफिलिक है मतलब नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं, नाभिक स्नेही, नाभिक पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज स्नेह किससे रखेगा, जिस पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यानी कि ध्यान रखना, ये तो यानी कि जिन पर देखो, यहां तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन की होगी अधिक, अधिकता, तो ये चाहेंगे पॉजिटिव चार्ज हमें मिल जाए, यानी कि नाभिक स्नेही। तो देख लो, इन इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाओं की जो गति है ये निर्भर करती है इनके कठोर और मृदु होने पर। किस पर निर्भर करती है, कठोर और मृदु होने पर। देखो, जब भी क्रिया हार्ड हार्ड के बीच में होगी और जब भी क्रिया सॉफ्ट सॉफ्ट के बीच में होगी, ये अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से संपन्न हो जाएंगी। और वे अभिक्रियाएं जो हार्ड और सॉफ्ट और हार्ड से होंगी, ये क्या होंगी, कम वेग से होंगी, यानी कि इन्हें होने में बहुत कम समय लगेगा और इन्हें पूर्ण होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसके बारे में और जो बाकी की चर्चा है वो करेंगे कल। ये इसको धीरे धीरे पढ़ाने का मेरा रीजन है कि ये बोरिंग ना हो जाए, बस इसीलिए। ठीक है, कल मिलते हैं।